जय हिंद। आज का जो पॉलिटी का क्लास था वो एक्चुअली एप्लीकेशन पर होना था, लेकिन एप्लीकेशन पे हैवी ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा सर्वर इशू आ गया, इसलिए आपका पढ़ाई कंटिन्यू रहे। इसलिए हम भाग 1 और भाग 2 पढ़ा दिए थे। आज भाग 3 हम मूल अधिकार के बारे में समझेंगे, फंडामेंटल राइट। देखिए, फंडामेंटल राइट को हम हिंदी में मूल या मौलिक अधिकार कहते हैं। इसका ये नाम क्यों पड़ा? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए, ध्यान से रखिएगा, ये सरकार या किसी कंपनी संस्था की नहीं है, ये हमेशा किसी व्यक्ति पर लागू होता है, किसी पर्सनल पर। किसी व्यक्ति के जीवन जीने के लिए एकदम जरूरी है। यदि आप इस व्यक्ति से इसका मूल अधिकार छीन लेंगे तो उसकी जिंदगी नहीं, जेल हो जाएगी। जेल में आपके मूल अधिकार छीन लिए जाते हैं। ना आपको घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी आपके 90% मूल अधिकार को छीन लिए जाते हैं जेल में। तो आपकी जिंदगी क्या हो जाती है? जेल में बोलते हैं ना, नरक हो जाती है। सोचिए, अगर 100% छीन लेगा तो हम जेल के बाहर भी रह के नरक हो जाएंगे, हमारी आज़ादी ही नहीं रह जाएगी। तो ये जीवन जीने के लिए एकदम जरूरी है, प्राकृतिक है, इसलिए इसे हम नैसर्गिक कहते हैं। और इसे मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है, इसे कानूनी अधिकार इसलिए नहीं कहा जाता है। कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जो हमसे कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता है, हमारा पड़ोसी नहीं छीन सकता है, लेकिन सरकार हमसे छीन सकती है। लेकिन मूल अधिकार वह अधिकार है जो ना ही हमसे कोई पब्लिक छीन सकता है और ना ही हमारी सरकार छीन सकती है। तो वैसे अधिकार जो जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है, जो नेचुरल यानी नैसर्गिक है, जिन्हें ना पब्लिक छीन सकती है ना सरकार छीन सकती है, उसे हम मूल अधिकार के नाम से जानते हैं। ये मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लाया गया, वहां पर ये लिखित रूप से मूल अधिकार है, हम लोग लाए थे लोग। इसे हम अपने संविधान के भाग 3 में जगह दिए। अब भाग 3 में कहीं ना कहीं आर्टिकल में आप जगह देंगे तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। हम आर्टिकल 11 तक पढ़ा दिए हैं आपको, जिसमें से 2 वीडियो यूट्यूब पर है, एनआरसी और सीए और एनपीआर का वीडियो आपके एप्लीकेशन पर है। तो अब हम यहाँ से ये अनुच्छेद 12 से 35 समझेंगे। देखिए, भाग 3 जो है ये हमें अधिकार देता है। तो अधिकार को हम फ्रांसीसी भाषा में मैग्ना कार्टा कहते हैं, लेकिन इसका प्रयोग इंग्लैंड में हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग। तो क्वेश्चन कहेगा कि संविधान के किस पार्ट को, किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो मैग्ना कार्टा हम भाग 3 को कहते हैं। ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, लेकिन ब्रिटेन में इसका प्रयोग हुआ था मैग्ना कार्टा का। देखिए, मूल अधिकार जरूरी भी है, लेकिन कभी कभी आपका अधिकार इस देश के लिए घातक हो जाता है। जैसे हम लोग सरकार का विरोध कर रहे थे जॉब के नाम पर, जब रेलवे एसएससी नहीं दी थी। हालांकि एसएससी और रेलवे को समझ में आ गया कि भाई स्टूडेंट से बगावत नहीं करना चाहिए। हर एक टीचर इंडिया का स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। ये प्रोटेस्ट केवल और केवल सक्सेस हुआ आप स्टूडेंट के बदौलत। हम लोग क्या कर सकते थे? हम आपको केवल आगे ला सकते थे, आपके ट्वीट में वो दम था। लेकिन क्या होगा कि अगर चाइना हमला कर दे और हर एक टीचर स्टूडेंट बवाल करे नहीं हमें नौकरी चाहिए, तो सरासर गलत है। तो इसी को ध्यान में रखकर कुछ नियम बनाए गए। नियम ये बनाया गया कि हमारा मूल अधिकार को सस्पेंड किया जा सकता है किसी इमरजेंसी के इशू पर, और ये कुछ समय के लिए सस्पेंड होगा। सस्पेंशन यानी निलंबन का अधिकार राष्ट्रपति को होगा। अतः विदेशी आक्रमण या कोई इमरजेंसी आ गया तो हमारे मूल अधिकार को छीन लिए जाएंगे। तब आप नहीं कहिएगा कि सरकार नहीं छीन सकता, ये संविधान में स्पष्ट लिखा है। लेकिन कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो दूसरे के अधिकार को छीन लेते हैं, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। जैसे 3 तलाक एक अधिकार था। वो 3 तलाक जो था वो 3 अक्षर के साए में किसी औरत की जिंदगी एक सिमट के रह जाती थी। तो हमारा मूल अधिकार अनुच्छेद 21 कहता है कि आप स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं, आपकी जिंदगी में कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन एक औरत की जिंदगी बर्बाद कर दे रहा था वो 3 तलाक। इसीलिए कहा गया है कि अगर किसी मूल अधिकार को कुछ समय के लिए रोकना है तो उसके लिए शब्द प्रयोग करेंगे निलंबित, और ये काम राष्ट्रपति करेगा। लेकिन कुछ मूल अधिकार अगर समाज पे धब्बा है या किसी के लिए नुकसानदायक है तो उसे कुछ देर के लिए नहीं बल्कि परमानेंटली खत्म कर देना है, एबोलिश कर देना है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रतिबंधित, हमेशा के लिए प्रतिबंध। तो मूल अधिकार पर हमेशा के लिए प्रतिबंध संसद लगाती है और टेम्पोररी रोक जो लगाता है वो राष्ट्रपति। लेकिन इन दोनों के पता चला संसद मूल अधिकार पर रोक लगा दिया कि कोई सरकार का विरोध नहीं कर सकता है, जाओ अब हम लोग तो कब वो विरोध नहीं कर सकते हैं, जेल डाल देगी सरकार। तब कहा गया है कि मूल अधिकार का रक्षक कौन होगा? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका होगी। ये हमारे मूल अधिकार की रक्षा करेगा। अगर हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा देगा कि आप सरकार का विरोध क्यों कर रहे हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं, जो करीब पहुंचेगा हमारे यहाँ पर। अतः जो मूल अधिकार हैं वो वाद योग्य है, वाद
वाद विवाद कर सकते हैं। क्यों किया, ऐसे किए, मतलब वाद विवाद समझते हैं ना। तो ये पूछेगा कि क्या हमारा मौलिक अधिकार वाद योग्य है? कहाँ हम वाद विवाद कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। क्या हम इसे प्रवर्तन इन्फोर्स कर सकते हैं? एकदम इन्फोर्स कर सकते हैं। तो कहेगा क्या हमारा मूल अधिकार प्रवर्तनीय है? तो एकदम प्रवर्तनीय है। हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से इंफोर्स करा सकते हैं सरकार के ऊपर कि नहीं, उसका मूल अधिकार है, उसको दीजिए। तो ये वाद योग्य भी है और फोर्स योग्य भी है। अब इसको पढ़ना चालू करते हैं। ये कहाँ से मिलेगा? तो 12 से 35 तक। तो 12 से 35 तक तो एक ही चीज थोड़ी ना होगा, उसमें कई कैटेगरी है, 6 कैटेगरी है। तो हम आज पहला कैटेगरी समझते हैं। अभी हम 12 से अनुच्छेद 12 से आज 18 तक समझ जाते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। देखिए अनुच्छेद 12 क्या करता है, ये परिभाषा देता है मूल अधिकार का कि भाई साहब ये जिंदगी जीने के लिए अधिकार है, ये जरूरी है, लेकिन इस पर कभी कभी रोक लगाया जा सकता है। और ये सरकार को एक तरह से ये कहता है कि स्टेट, देखिए यहाँ सरकार का प्रयोग नहीं किया गया। अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि स्टेट, अब स्टेट यानी राज्य, कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो किसी के मूल अधिकार को छीन रहा हो या मूल अधिकार पे मतलब रोक लगा रहा हो। वो स्टेट ऐसा कभी कोई कानून नहीं बनाएगा। लेकिन स्टेट जो है वो लोगों के अंदर कानून का डर बनाने के लिए कुछ नियम कानून जरूर रखेगा। तब यहाँ बात हो गया स्टेट में कौन स्टेट, गुजरात, महाराष्ट्र की कौन। तब यहाँ स्पष्ट बताया गया कि देखिए स्टेट का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटी जैसे मतलब आपकी मुखिया हो गए लोग, मेयर हो गए लोग। जैसे बंबई का देखिए ना बीएमसी, कंगना रनौत की बिल्डिंग के ऊपर बुलडोजर गिरा दिया। ये राजनीति की वजह से ना हुआ है भाई, आप उसका नक्शा थोड़ा इधर उधर था तो आप उसको 24 घंटा का अल्टीमेटम देके घर ही तोड़ दीजिएगा। तो ये हालांकि उनको पावर है, थोड़ी भी गलती करिएगा तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो अनुच्छेद 12 क्या कहता है कि जिनको पावर है वो अगर मान लीजिए पावर नहीं देगा तो जिसका मन जैसे घर बना देगा, सड़किए पे कोनो घर बना देगा। पता चला ए और चाचा है, ए और बड़का पापा घर बना के सड़किया पे ऊपर से मिला देगा और नीचे से कोनो हैवी ट्रक जाएगी तो लड़ जाएगी। तो क्या उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी, गली गली खोजेगी कौन घर ठीक है कि स्टेट गवर्नमेंट? तो उसके लिए लोकल बॉडीज बनाएगी। गाँव है तो मुखिया, बड़ा शहर है तो चेयरमैन या मेयर, तो वही होता है लोकल गवर्नमेंट, इनको पावर है। अब पता चला पावर, देखिए सरकार जनता पर दबाव बनाना भी जरूरी है, नहीं तो अराजकता आ जाएगी। जैसे बिजली बिल है, पता चला बिजली बिल ऐसे उखाड़ लीजिए, ऐसे टोका फंसा लीजिए, बिजली बिल मत दीजिए। अब क्या है कि अगर हम बिजली बिल को अधिकार नहीं देते बिजली बोर्ड को, तो फिर हमको कुछ दबाव ही नहीं बना सकती थी। तो बिजली बोर्ड भी बना सकती है, ओएनजीसी भी, अन्य बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके पास कुछ अधिकार है, वो जनता पर दबाव बना सकते हैं। तो यह अनुच्छेद 12 यही कहता है कि व्यक्ति का मूल अधिकार है, उसे अन्यथा या कोई बिना वजह आप छीन नहीं सकते हैं। लेकिन समाज को एक अच्छे ढंग से नियम कानून से चलने के लिए कुछ आप नियम कानून बना सकते हैं। कौन बना सकता है? तो वो स्टेट बना सकता है। संविधान स्टेट किसे कहता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सबको वो जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी भी अपने आप में एक स्टेट है। जहाँ एयरपोर्ट रहता है वहाँ आपकी जमीन है ना, तो 5 तल्ला घर नहीं बना सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि जहाज जो आएगा ना तो घर में चारों ओर घर बना देंगे तो पायलट खोजेगा कहाँ उतारे, तो दूसरा का कह गए महाराज पीछे चल गया, नहीं ना बना सकते हैं। तो कुछ अथॉरिटी देना जरूरी है। तो स्टेट का मतलब ये मत समझिएगा यूपी बिहार है, ये संविधान की भाषा थोड़ी अलग होती है। तो ये हो गया हमारे संविधान का अनुच्छेद 12। अब अनुच्छेद 13 ये बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? ये अल्पीकरण कहता है। अल्पीकरण को इंग्लिश में कहता है डेगोरेशन। ये डेगोरेशन क्या है? कहता है कि हमारा मूल अधिकार जो है बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हमारे मूल अधिकार से, हमारे अधिकार से किसी दूसरे को तकलीफ होता है तो फिर वो हमारा मूल अधिकार नहीं है। जैसे हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी, हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो कोनो को गरिया देंगे भाई, हमारी आज़ादी, हम कुछ भी बोले तो उसकी भी तो आज़ादी है भाई, शान से जिंदगी जिए। तो हमारा ये अनुच्छेद 13 कहता है आपके अधिकार को घटा दिया जाएगा। कब घटाया जाएगा? जब वो असंगत हो जाएगा। असंगत मतलब क्या होता है? इनकॉन्सिस्टेंट। अब ये इनकॉन्सिस्टेंट मतलब क्या होता है? असंगत, दूसरे को तकलीफ पहुंचाने वाला ना हो। अब हमें, जैसे हमको अधिकार है हम गाड़ी चलाएं, कोई घर में चला दे, घुस जाओ, हमारा अधिकार है कि हमें चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है। तो किसी के बेडरूम में घुस जाओ, कदरी कुंची कर रहे तुम, तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है भाई। तो यही कहता है कि आपकी आज़ादी है, लेकिन याद रखिएगा ये आज़ादी तब तक ही है जब तक दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचे। अब इसमें एक चीज ध्यान से समझिए, हमारा संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये अनुच्छेद 13 कहता है कि इससे पहले बहुत सारे कानून बने थे, वो कानून अभी भी लागू रहेंगे। जैसे हमारी आईपीसी की धाराएं वगैरह वो 1860-61 की बनी हुई है सब, वो अभी भी लागू रहेंगे। यानी संविधान के बनने से प्री कॉन्स्टिट्यूशन पहले भी अगर कोई कानून बना हुआ है तो वो लागू रहेगा, बशर्ते वह कानून वर्तमान संविधान में दिए गए मूल अधिकार
अधिकार को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो। जैसे पर्सनल लॉ, अब ये पर्सनल लॉ क्या होता है, तो हिंदू मुस्लिम के लिए एक अलग अलग कानून है, पर्सनल लॉ है कि इसमें हर चीज़ें अलग अलग लिखी गई हैं। तो इसी पर्सनल लॉ में है कि भाई मुसलमान पे एक शरिया का कानून लगेगा, उसमें इस्लामिक कानून लगेंगे। हिंदू धर्म में भी है, कुछ हिंदुज़म के कानून है जो मुसलमानों पे नहीं लगते, मुसलमान के कानून हिंदू पे नहीं लगते। इसीलिए ना गवर्नमेंट कह रही है कि हम अब एक समान सिविल संहिता लाएंगे, एक समान कानून लाएंगे जो हिंदू मुस्लिम दोनों फॉलो करो। अब इसी कहा गया है कि जैसे पर्सनल लॉ, चलिए अच्छा है, ये इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 13 कहता है कि पर्सनल लॉ में छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। अब इसी पर्सनल लॉ में था 3 तलाक। अब 3 तलाक में सायरा बानो ने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। अब सायरा बानो केस किया तो यहाँ से मौलाना लोग पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट में, कहे जज साहब पगला गए का, ये पर्सनल लॉ का मैटर है 3 तलाक, आप कहाँ से इसमें घुस जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने मौलाना लोग को झाड़ दिया, कहा कि आप खान सर का क्लास नहीं किए हैं। समझिए कैसे कि पहले ये पर्सनल लॉ 1937 में बन गया था, मतलब ये 3 तलाक का नियम जो था, तलाक के बिद्दत 1937 से चलते आ रहा है, संविधान से पहले। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप खान सर का क्लास देख लीजिए, उसमें स्पष्ट बोला गया है कि संविधान के पहले के बनाए गए सारे नियम कानून रहेंगे बशर्ते वो किसी के अधिकार को न छीन रहे हो। तो 3 तलाक जो है वो पुरुष को अधिकार दे रहा है, लेकिन इस अधिकार में न जाने कितनी महिलाओं की लाइफ खराब हो जा रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका पर्सनल लॉ रहेगा, लेकिन उस पर्सनल लॉ में से जो तलाक के बिद्दत है वो खत्म हो जाएगा। अब देखिए, जनता को लग रहा है 3 तलाक खत्म हो गया, अभी भी है। तलाक 3 टाइप का था, तलाक हसन, तलाक अहसन, तलाक बिद्दत। तो तलाक बिद्दत जो था वो असंवैधानिक था, उसे दिया गया है, खत्म किया गया, न कि 3 तलाक है। ये आगे अनुच्छेद 25 में समझाएंगे, अभी तो अनुच्छेद 13 है। यानी ये जैसे पहले देखिए, पहले कानून था, एक एजुकेशन एक्ट आया था भारत में कि जो छोटे जाति के लोग रहेंगे, दलित रहेंगे, वो क्लास में घुस के नहीं पढ़ेंगे, वो बाहर पढ़ेंगे। अब आप बताइए, आज वो कानून पहले जो था अभी लागू रहेगा, खत्म कर दिया गया। तो ये अनुच्छेद 13 यही कहता है कि पहले के कानून जितने भी हैं वो लागू रहेंगे बशर्ते अभी के कानून को वो तकलीफ नहीं पहुंचा रहे हो। तो ये 13 बहुत जरूरी है। और ये कहता है कि सरकार भी ध्यान रखेगी कि बाद में भी ऐसा कोई कानून ना बनाए जो उसके मूल अधिकार को छीन रहा हो। अब पता चला सरकार बाद में कानून बना देती है कि आप चारों ओर नहीं घूम सकते हैं, सरकार पे सवाल नहीं उठा सकते। तो कहे सरकार ये न पढ़ रहे हो अनुच्छेद 13 कि आप न पहले का ऐसा कोई कानून ना बाद में ऐसा कोई कानून। ये है भीमराव अंबेडकर, इस पर बहुत बड़ी बहस चली थी अनुच्छेद 13 को लेकर। आप सोच सकते हैं कि कितनी बेहतरीन ढंग से संविधान लिखा गया है। संविधान के बारे में एक शायर ने क्या कहा कि तुम्हारी हर तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ, कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। सैल्यूट करते हैं उन संविधान बनाने वालों को जिन्होंने इतना मजबूर किया। और याद रखिए, ये जो नेता है ना जो संसद में बैठे रहते हैं, बेच दिए रहते हैं आपको। ये जो संविधान है ये उन्हें रोक के रखा है, तुम बेच नहीं सकते हो। अगर आप ईमानदार समझते हैं तो वाकई समझिए कि जो संविधान बनाने वाले थे वो ईमानदार थे, वरना इन लोग को अभी दे दिया जाता तो बेच खा जाते सब। तो ये उन्हें रोक के रखता है अनुच्छेद 13। आप याद रखिएगा, ये अल्पीकरण है। कब? जब आप दूसरे को तकलीफ देने लगते हैं तब। अब आर्टिकल 14 आता है, अनुच्छेद 14। इसमें बड़ा कंफ्यूजन, ध्यान रखिएगा, यूपीएससी में इससे क्वेश्चन पूछता है। इसमें 2 तरह की बातें कही गई हैं। एक कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के आगे सब बराबर है। इसीलिए कानून पे देखेंगे ना, एक पट्टी लगा रहता है, औरत पे तलवार ली रहती है, तराजू, कहती है कि हमारे आंख पे पट्टी है। अब तुम आगे राष्ट्रपति हो कि चपरासी हो, ऊंचे जाति के हो, दलित हो, मुस्लिम हो, जैन हो, कोई मतलब नहीं, गलती किया छपाक दे काट देंगे। यानी कानून के समक्ष समानता, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। बिफोर का मतलब पीछे नहीं, बिफोर का मतलब सामने नहीं, देखते अपोजिट मतलब सामने। तो कानून के सामने सब बराबर है। ये बातें सबसे पहले किसने किया था? एवी डेसी। एवी डेसी एक बहुत बड़े शास्त्री थे, उन्होंने ये बात को बताया था। ये यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा है कि एवी डेसी का सिद्धांत कौन है? तो कानून के समक्ष समानता। इसी को फॉलो किया गया ब्रिटेन में। ब्रिटेन में कानून सबके लिए बराबर है, वहाँ की रानी के लिए भी, प्रधानमंत्री के लिए, सबके लिए भी। लेकिन अमेरिका के लोगों ने कहा कि ये गलत है, कानून सबके लिए बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि कोई 5 साल का लड़का है, वो क्लास 5, मान लीजिए कोई क्लास 5 साल का लड़का है, और कोई लड़का 20 साल का है।
तो क्या एक ही कानून दोनों पे लागू कर देंगे? देखिए, तो 5 साल के लड़के का टिकट ट्रेन में आधा लगता है और 20 साल के लड़के का टिकट पूरा लगता है। अब अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में केस ठोक दे इस आधार पर कि सुप्रीम कोर्ट आप बहुत बड़े कानून के रक्षक बनते हैं, ये बताइए हम 20 साल के हैं तब वो भारत के नागरिक हो, बचो है तो वो भारत का, ओकरा आधा का है लग रहा है, हमरा का है पूरा लग रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यही कहता है कि देखिए अमेरिका के संविधान में क्या कहा है, कानून का समान संरक्षण, यानी अगर आप बड़े हैं या छोटे हैं, अगर कोई गलती कर दिए हैं तो सजा आप दोनों को बराबर मिलेगी, लेकिन कुछ हद तक आपको अलग देखा जाएगा क्लासिफिकेशन के नाम पर। जैसे भारत में महिलाओं को फांसी नहीं लगी अभी तक, कुछ डिफ्रेंसिएशन करना ठीक है। ये क्यों ठीक है? क्योंकि समाज को एक बेहतरीन बना के रखने के लिए। आप देखिएगा, एगो लड़का लड़की शादी करके भाग जाएगा सब, अब उसके बाद से लड़कियां पकड़ाएगी ना तो कोर्ट में आके क्या कर देगी, हमको बहला फुसला के लेके भाग गया। अब आप बताइए किसी लड़की को कोई बहला फुसला के भागेगा कि चलो 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 भाग जाते हैं शादी कर लेते हैं? नहीं ना लेके भाग सकते हैं। ऐसे कोई लड़की को लेके भागेगा, और देखो कौआ कौआ कौआ, अरे बहलाया फुसलाया किसको जाता है? जिसके पास बुद्धि नहीं है। तो हमारा कानून कहता है कि देखिए समाज को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि सब पे कानून बराबर लगे, किसी पे थोड़ा सख्त कर दीजिए, किसी पे कम कर दीजिए। इसका मेन मकसद है हिंदुस्तान को अच्छा रखना, इसीलिए इसको लाया गया है कि थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाता है। देखिएगा लड़का लड़की अगर भाग जाएगा ना तो कोर्ट में लड़का का कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाएगा, लड़कियाँ जो कहेगी वो सही हो जाता है। इससे क्यों रखा गया इस चीज़ को? ये एक तरह से ज़रूरी भी है, क्योंकि ज़्यादा अगर बराबर कर देंगे ना तो फिर समाज में एक डिसबैलेंस हो जाएगा। आप देखिए कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है इन पर कानून नहीं लगता है, समान नियम नहीं लगता है। राष्ट्रपति मर्डर भी कर देगा ना तो उसे आप सज़ा नहीं दे सकते हैं, राज्यपाल मर्डर भी कर सकता है तो उसे सज़ा नहीं दे सकते हैं। हाँ, आप उस पर फाइन लगा सकते हैं, यानी उस पर फौजदारी का मुकदमा नहीं लगा सकते हैं, आप दीवानी यानी सिविल मामला दंड लगा सकते हैं, कुछ मतलब कंपनसेशन जुर्माना लगा दीजिए। इसका एक और रीज़न है, आप राष्ट्रपति को कह दिए कि इसको 10 साल का जेल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, राष्ट्रपति को अधिकार अनुच्छेद 71 के तहत तो माफ़ कर लेगा। सुप्रीम कोर्ट में 10 साल मुकदमा चलेगा, इनको 20 साल का सजा हुआ, एक बार साइन करेगा, मैं अपनी सारी सजाओं को माफ़ करता हूँ, जा माफ़ कर लेगा वहाँ पर। और राज्यपाल को भी अगर आप सजा दीजिएगा तो उसको अधिकार है 162 के तहत। तो देखिए संविधान वाला कितना होशियार था सर, कहा कि जो है अपन सजा माफ कर लेगा, 300 में मुकदमा चलाने भी ना क्या जरूरत है। लेकिन फिर यही बहस हो गई, फिर अंबेडकर साहब और राजेंद्र प्रसाद इन लोग में बहुत लंबी बहस हुई, तब वहाँ लिखा गया कि इनको सजा तब तक नहीं सुनाई जाएगी जब तक ये अपने पद पर है। अगर राष्ट्रपति का पद खत्म हो गया या राज्यपाल का पद खत्म हो गया तो अधिकार भी खत्म, अब जज चाहे तो सजा सुना सकता है। देखिए हमारा संविधान कितना बेहतरीन है, यानी आप पूरे देश में देखिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किसी को भी छूट नहीं है। हाँ, छूट कब तक है? जब तक तुम ससुरा अपने पद पर है, पद से हट फिर तुमको बताते हैं। तो ये आप आर्टिकल 14 समझे, इसमें 2 चीजें हैं। कानून का समान संरक्षण शब्द आया है अमेरिका से, हम लोग अभी 80% फॉलो करते हैं इसको, ये ज़्यादा फॉलो है, ये ठीक है, रीजनेबल है। और कानून के समक्ष समानता जो है वो विधि के समक्ष या कानून के समक्ष समानता, ये ब्रिटेन से आया है, इसे हम लोग 20% फॉलो करते हैं, ये याद रखिएगा, ये यूपीएससी में कई बार पूछा हुआ है। अब आगे चलते हैं अनुच्छेद 15, यहीं पे आप बात आ जाता है आरक्षण सही है या नहीं। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि कोई भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार या हिंदुस्तान का कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के साथ 5 आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। किस आधार पर? उसके धर्म के आधार पर, कि धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। जाति के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, किसी को ऊंचे जात वाले को भी आप देखते हो ना, समाज में बड़ा ज्यादा होता है, तुम छोट जात का तुम ऊंचे जात का, तो संविधान में इस पे भी रोक लगाया गया। वंश के आधार पर भी रोक है, किसी से खानदानी दुश्मनी है, आप वंश के आधार पर भी आप रोक नहीं लगा सकते, कौन किस वंश का। अब आप जनरली समझिए, जब 1857 की क्रांति हुई थी ना, तो मध्य प्रदेश के जो सिंधिया राजघराना था, उनका वंश था, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों को पैसा दिया, अंग्रेजों को हथियार दिया कि तुम भारतीयों को मारो। सोचिए ये हाल हो गया था उस समय। तो आज उसी वंश के व्यक्ति हैं ज्योतिरादित्य राय सिंधिया, जो कांग्रेस के थे, अभी बीजेपी में, फिर कहाँ जाएंगे नहीं पता। तो आपका क्या है, आप इतिहास पढ़ लेंगे तो उनसे दुश्मनी करेंगे कि तुम्हारे वंश वालों ने ऐसा किया था, आज भी तुमसे दुश्मनी करेंगे? नहीं, आज भी उन्हें महाराज लोग बोलते हैं। आप दक्षिण में जाइएगा, हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी जो इनके पूर्वज को देखेंगे, दादा परदादा लोग का, तो ये लोग भी अंग्रेजों का साथ दिए थे। लेकिन बाद में इधर ज्योतिरादित्य राय सिंधिया हिंदुस्तानी कानून को माने, उधर से वो भी माने, तो अब बराबर हो गया। तो अब वंश के नाम पर उनसे कोई भेदभाव नहीं करता है।
अगला होता है लिंग के आधार पर। लिंग मतलब होता है कि आप लड़का हैं या लड़की हैं या ट्रांसजेंडर, इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आज भी देखा जाता है समाज में पुरुषों को ज़्यादा वैल्यू होता है, महिलाओं को कम होता है। लेकिन संविधान जो है वो कहता है कि अगर कानूनी रूप से आप पकड़े गए तो फिर आपको छोड़ा नहीं जाएगा। तो सामाजिक कर्तव्य भी कुछ बनता है। तो लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। जन्म स्थान के आधार पर भी भारत में भेदभाव होता है। बिहारी को बाहर जाएगा तो कहेगा दूर बिहारी है रे तुम, तो ये जन्म स्थान के भेदभाव होता है। यहाँ पर आप अक्सर देखे होंगे महाराष्ट्र में ये समस्या, बिहारी, मराठी, यूपी, ये वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर इस सबूत मिल गया आपको कि भेदभाव किए हैं तो फिर आपको सजा हो जाएगी। सबूत नहीं मिला ना तो कुछ करिए, आपको सजा नहीं मिलेगा। कोर्ट कहता है कि हम अंधा हैं, हम नहीं देखने गए कि कौन हुआ, तुम हमको साबित करो। कोर्ट में वही सही है जिसे साबित कर दिए, वही गलत है जिसे आप साबित कर दिए। कोर्ट में सही गलत कुछ नहीं होता है। कोर्ट में होता है कि आप साबित किस चीज को कर पा रहे हैं। समझ आ गया कि नहीं? तो ये हो गया, इन पे आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन यहीं पर लिखा गया है कि आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, मतलब किसी की भलाई के लिए आप भेदभाव कर सकते हैं, तो उसको नहीं बुरा माना जाएगा। जैसे आप देखते होंगे हैवी ड्यूटी, जहां बहुत भारी भारी वर्क करना हो, वहां महिलाओं को रोक लगा दिया जाता है। तो आप कहेंगे कि नहीं, लिंग के आधार पर क्या भेदभाव कर रहा है, वो तो पॉजिटिव काम के लिए कर रहा है। आप बॉर्डर पर चाइना की फौज लड़ना है, समझा, तो वहां जाते तो आप भी बताइए किसको रखेगा? पुरुष फौजियों को रखेगा एकदम कि कम मार हो जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट में केस कर दीजिएगा, काहे भेदभाव हो रहा है, महिलाओं को भी लड़िए वहां पे, तो नहीं रखा जाता है। देखिए फिजिकली थोड़ा सा पुरुष जो होते हैं ना स्ट्रांग होते हैं, ये बायोलॉजिकली है, आप समझते हैं इसको। तो पॉजिटिव के वजह से अगर आप भेदभाव कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। यही बात आ जाता है आरक्षण। अब ध्यान से समझिएगा, आरक्षण शब्द आते ही हिंदुस्तान में दो परंपरा चलती है। जिन्हें आरक्षण मिल रहा है उन्हें लगता है आरक्षण सही है, और जिन्हें आरक्षण नहीं मिल रहा है उन्हें लगता है आरक्षण गलत है। ये दोनों एक दूसरे में किसी की बात नहीं सुनना चाहते। एक को कहता है खत्म करो, एक को कहता है नहीं करो। अरे भाई साहब तनी दिमाग लगाओ, अगर आरक्षण गलत रहता तो सुप्रीम कोर्ट खुद खत्म कर देता। अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि अगर कोई चीज गलत है तो हम उसे खत्म कर देंगे। 3 तलाक खत्म हो गया कि नहीं? आरक्षण की बात देखिए, आरक्षण क्या है कि समाज में कई तबके के लोग रहते हैं, ये कई वेराइटी के लोग रहते हैं। अब जैसे देखिए आप ये दो वेराइटी जो है थोड़ा सा नीचे रह गई है, तो आरक्षण कहता है कि ये लोग जो आगे बढ़ गए हैं इन्हें आगे बढ़ने दीजिए, इन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोका है, थोड़ा इन्हें पुशबैक करके उठा दीजिए कि समाज एक जैसा रहे। ये जो लोग पीछे से प्रताड़ित हो रहे हैं, आप सोचिए ना आरक्षण कितना खराब होता है कि मूला कर्म एक कानून था केरल में, जिसमें दलित महिलाएं अपना स्तन नहीं ढक सकती थी, उन्हें नंगे रहना पड़ता था, स्तन नहीं, स्तन उनका खुला रहना चाहिए था। और हद तब हो गई कि टैक्स लगाया जाता था इस आधार पर कि छोटा स्तन है तो कम टैक्स दो, बड़ा स्तन है तो ज्यादा टैक्स दो। ये हिंदुस्तान के जो पुराना था, कहा जाता है कि मोर भी बड़ा सुंदर होता है लेकिन अपना पैर देख लेता है ना तो उसे भी शर्म आने लगती है। तो हिंदुस्तान की संस्कृति बहुत अच्छी रही है, लेकिन हमारे पास भी कुछ मोर के पैर की तरह है। ये जैसे सती प्रथा हो गया, ये सब छुआछूत हो गया, ये हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा हो गया। तो कहा जाता है कि आरक्षण एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। ये किसी आगे बढ़ रहे व्यक्ति को रोकता नहीं है कि तुम नहीं कर सकते हो, जो पीछे है उसको कहता है कि तुम आगे चले जाओ। अब क्या होता है कि यहाँ पर इसको निगेटिव व्यू में आपको प्रस्तुत किया जाता है। अगर ये गलत रहता तो फिर आपको क्या होता, वो सुप्रीम कोर्ट तो रोक ही देता। आपके हिसाब देखिए बात बता देते हैं, दुनिया में अभी हिंदुस्तान की बात बताते हैं, अगले 50 साल तक आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है, ये खुद गवर्नमेंट बोल चुकी है। मोदी जी भी बिहार में आए थे तो क्या बोले थे भाषण में, आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। मनमोहन सिंह भी थे, खुद मोदी जी ने आरक्षण बढ़ाया है। संसद में जो आरक्षण 2020 में खत्म हो रहा था उसे संशोधन करके 2030 ले गए हैं। तो इसलिए आप किसी पे दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हर आदमी को चुनाव जीतना है। तो अगर ये आरक्षण खत्म किया जाएगा ना तो चुनाव में भी हार सकते हैं। आरक्षण की जब बात आती है तो जो विरोध करते हैं, कभी कम से ये सोचिए कि आरक्षण क्यों है, क्योंकि जाति है। सबसे सिंपल है, जातीय खत्म कर दीजिए, आरक्षण का बवाले खत्म हो जाएगा। नहीं कहते मैं किसके लिए सजू, मेरा पिया आनर है। भाई ना जातीय नहीं रहेगा तो आरक्षण देंगे किससे? तब फिर बचेगा गरीब कौन है, अमीर कौन है? तो यहां वो लोग नहीं कहेंगे नहीं जातीय रहना चाहिए, आरक्षणों नहीं रहना चाहिए। तो भाई आपसे ज्यादा समझदार सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज लोग हैं, वो इसे एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन समझते हैं, एक पिछड़े समाज को आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। क्योंकि जिस समाज को आरक्षण प्राप्त है ना, उस समाज को मंदिर में घुसने पर रोक, मतलब भेदभाव किया जाता है। आप एक एग्जाम्पल देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री जब थे जीतन राम मांझी, तो बिहार का मुख्यमंत्री सोचिए उस राज्य का सबसे बड़ा पावरफुल होता है, वो जब मंदिर में पूजा
पूजा करने गए थे तो जाने के बाद मंदिर धुल दिया गया था। ये क्या चीज़ है? ये है निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, कि उसको आप निगेटिव कर रहे हैं। और आरक्षण देना क्या है? एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये संविधान कर रहा है। हम जो बता रहे हैं आपको संविधान के हिसाब से बता रहे हैं। हम फिर बताते हैं कि जिसे आरक्षण नहीं मिल रहा है ना, वो मेरी बात, सुप्रीम कोर्ट की बात, संविधान की बात सुनेगा ही नहीं। वो दिमाग में बैठाया है कि हमारा विरोध करना है। और जिसको ये मिल रहा है ना, वो दिमाग में बैठाया है कि नहीं, हमें मिलना चाहिए। बहुत से ऐसे दलित मुख्यमंत्री भी हुए हैं जिन्हें आरक्षण मिल रहा है, और बहुत से मुख्यमंत्री भी हुए हैं दलित जिन्हें जाने के बाद मंदिर धुल दिया जाता है। तो जब तक जाति रहेगी तब तक जाति के आधार पर आरक्षण बना रहेगा। सबसे पॉजिटिव वे है कि आप जाति को खत्म कर दीजिए, आप खत्म कर दीजिए, कॉमन कर दीजिए कि भाई वो भी है तो कोई कुछ भी लगा देगा। अब जैसे एक टाइटल होता है फिक्स, ये जाति के लोग लगाएंगे, तो फिर ये जब तक जाति रहेगी आरक्षण रहेगा। आरक्षण का मेन मकसद है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। अब आगे समझते हैं अनुच्छेद जो 16 है ये क्या कहता है। अनुच्छेद 16 कहता है कि जो भी लोक नियोजन है यानी सरकारी नौकरी है उसमें इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, समान सबको मिलेगा। लोक नियोजन की समानता, सरकारी नौकरी में सबको समानता मिलेगा। फिर यहीं पे बात आ जाती है आरक्षण की। तो आपको बताएं ना कि आरक्षण जो है वो संविधान कहता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ये हम बढ़ाने के लिए कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे सबको संरक्षण मिलता है। ऐसा नहीं होगा कि रेलवे की वैकेंसी में कह देगा कि फॉरवर्ड क्लास के लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं, या ये नहीं। हाँ, उन्हें ये कहा सकता है कि आपका नंबर 120 पे सिलेक्शन होगा तो नीचे वाले का 110 पे हो जाएगा, 105 पे हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो आरक्षण कभी भी जाति के आधार पर होती है, याद रखिएगा। आरक्षण कभी भी धर्म के आधार पर नहीं होगा। क्या आप सुने हैं कि मुस्लिम धर्म में आरक्षण है? हमें आरक्षण नहीं मिलता है, हम जनरल कैटेगरी से आते हैं, पठान जाति से आते हैं, हमें नहीं मिलता है। क्या हिंदू धर्म को आरक्षण है? नहीं है। हिंदू धर्म में अगर ब्राह्मण है आरक्षण है, नहीं है, राजपूत है, नहीं है। हिंदू धर्म में दलित है तब मिलेगा। तो आरक्षण की अगर बात करेंगे तो धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं है। आरक्षण जब भी होता है तो वो जाति के आधार पर होता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? और आरक्षण लिंग के आधार पर भी हो सकता है, लड़का लड़की आरक्षण। जैसे मान लीजिए कोई जनरल जाति की लड़की है, कोई जनरल जाति का लड़का है, तो लड़कियां को ज्यादा आरक्षण मिलता है, तो आरक्षण यहाँ भी मिल सकता है। इसके अलावा आरक्षण जो मिलता है वो एक और चीज पे सकता है, आपका स्थान पर मिल सकता है। स्थान मतलब किसी एक खास एरिया के आधार पर। जैसे आप छत्तीसगढ़ का कुछ एरिया एकदम पीछे है, आसाम का कुछ एरिया एकदम पीछे है, तो आप देखे होंगे आर्मी में भर्ती में आते होंगे तो कहेगा कि अगर आप पूर्वोत्तर के एरिया के हैं तो आपकी हाइट कम भी रहेगी तो ले लेंगे। तो कुछ ऐसे स्थान है जहां विकास हुआ ही नहीं, जैसे छत्तीसगढ़ का बस्तर का एरिया, दंतेवाड़ा, सुकमा, जगदलपुर, ये सब के एरिया में विकास नहीं है। उड़ीसा का कालाहांडी देखेंगे बारिशें नहीं होता है वहां पर। तो स्थान के आधार पर भी आरक्षण मिल जाता है। ये क्यों दिया जाता है अब आप समझ गए। ये क्या है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। वहाँ बारिश नहीं हो रही, खाने पीने को भी नहीं दे रहे, तो एक समाज बिगड़ जाएगा। इसलिए ये जो समाज बढ़ चुका है इसे कह रहे हैं कि जो तुम बढ़ रहे हो उसी स्पीड से बढ़ते रहो, इसका हम बराबर कर देंगे। जिस दिन ये बराबर हो जाएगा आरक्षण रोक दिया जाएगा। समझ में गया? तो ये 16 में कहता है कि सबको समानता है, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर 3 लोगों को इसमें आरक्षण दिया जाएगा। 17-18 में जाने से पहले एक बार रिवाइज कीजिए। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? परिभाषा देता है स्टेट का कि कौन कौन नियम कानून बना सकता है। 13 कहता है कि अल्पीकरण यानी कोई पहले का कानून या बाद में बनाया गया कानून अगर हमारे मूल अधिकार को छीनेगा तो खत्म कर दिया जाएगा। 14 क्या कहता है? कानून के आगे हम सब बराबर हैं, कानून भेदभाव नहीं करता है किसी के साथ, कानून के आगे हम सब लोग क्या है? समानता है, विधि की समानता है। जैसे आप देखेंगे मर्डर कर देंगे तो शाहरुख खान भी रहेंगे तो उतने सजा मिलेगा, हमको भी उतने सजा मिलेगा। तो ये क्या कहता है? 14। 15 जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 16 नौकरी में समानता है, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर आपको आरक्षण दिया जाएगा। 17 समझिए काफी विवादित रहा है। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का एबोलिशन, अस्पृश्यता खत्म कर दिया जाएगा। अस्पृश्यता क्या होता है? छुआछूत, किसी को छूने से अरे उधर भाग उधर भाग। पहले जब हम इस चीज को पढ़ाते थे ना तो एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं दे पाते थे, क्योंकि छुआछूत अब उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अब बेहतरीन ढंग से देखिएगा छुआछूत क्या होता है। जैसे कोरोना का मरीज, आप 10 लोग बैठे हैं ना, उसमें एगो कोरोना का मरीज आ जाएगा ना तो वहीं दिख जाएगा छुआछूत, भाग 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 भाग। तो छुआछूत आज भी है। कोर्ट कहता है कि यदि उसे कोई बीमारी है,
ऐसी कोई मतलब ट्रांसफरेबल बीमारी है जो फैल सकता है, तो उसमें आप छुआछूत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जाति और धर्म के नाम पर छुआछूत करते हैं ना, तब ये बर्दाश्त से बाहर है। आप देखेंगे गांव के एरिया में आज भी ये छुआछूत का प्रचलन है, क्योंकि गांव में शिक्षा उतना आगे नहीं बढ़ा है। लेकिन छुआछूत की प्रॉब्लम शहरों में अब धीरे धीरे कम हो रही है। अब आप दिल्ली में जाके देखेंगे, मुंबई में, तो वहाँ कोई इतना छुआछूत को फॉलो नहीं करता, टाइम ही नहीं उन लोग के पास उतना। लेकिन गांव में आज भी रे छोट जात का बैठ नीचे, आप देखेंगे गांव में ना छोटे जात के लोगों को नीचे बैठाता है सब। ये क्या गलत है, ये नियम नहीं होना चाहिए। इसको अपराध की श्रेणी में घोषित कर दिया गया और उसके लिए 1955 में एक कानून बनाया गया जिसे सख्त कर दिया गया 1989 में। इसके लिए आप कई अलग अलग एक्ट है, जैसे एक हरिजन एक्ट है, ये है, आप उसको प्रताड़ित नहीं कर सकते। तो छुआछूत कहता है कि किसी को जाति धर्म के आधार पर आप उससे छुआछूत नहीं कर सकते हैं, उसे अछूत नहीं कर सकते हैं इसमें। तो जो अछूत की परंपरा थी, इसी को खत्म करने के लिए हमारा आर्टिकल 17 आया है। अब आर्टिकल 18 क्या कहता है, ये भी हमारे समाज में एक समानता लाने की बात करता है। समानता क्या कहता है, कहता है उपाधियों का अंत। उपाधि क्या चीज़ है भाई, तो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। आप कोई उपाधि नहीं रख सकते हैं। देखिए, जब देश गुलाम था ना, या जब भारत में राजतंत्र चलता था, तो कई उपाधियाँ थी, महाराज, सर, नाइटहुड, राय बहादुर, अजब अजब टाइप का, बादशाह, इस टाइप का, सुल्तान, बहुत सारी उपाधियाँ थी, रजिया सुल्तान, ये सब उपाधियाँ थी। तो कहा गया है कि ये सब कोई उपाधि आप नहीं रख सकते हिंदुस्तान में। ये उपाधियाँ अब समाप्त कर दी गई हैं अनुच्छेद 18 से। इसलिए समाप्त की गई हैं कि ये उपाधियाँ किसी एक आदमी को दूसरे आदमी की तुलना में श्रेष्ठ दिखाता था, इसलिए खत्म कर दिया गया। आप अगर विदेश में गए हैं, विदेश से कोई उपाधि मिल गई है, तो भी आप उसे नहीं रख सकते। पता चला आप पाकिस्तान में गए हैं, वहाँ को उपाधि दे दिया गया, आप एकदम कोई बहुत बड़े, तो हिंदुस्तान में ले आके नहीं रख सकते हैं वहाँ पर। आप अगर कोई विदेशी उपाधि लेते हैं, जैसे मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान मिला था, तो जब आप विदेशी पुरस्कार लेते हैं तो आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है, तो आप उसे रख सकते हैं। लेकिन याद रखेंगे, ये सब टाइटल आप अपने नाम में नहीं लगा सकते। इसके दो अपवाद समझिए। इसमें कहा गया है कि दो चीज़ों को आप ले सकते हैं। एक, कोई भी आपका नेशनल अवार्ड है, जैसे पद्म भूषण, पद्म श्री, पद्म पुरस्कार, तो जो नेशनल अवार्ड है ये आप ले सकते हैं। लेकिन इस नेशनल अवार्ड को आप कभी भी अपने नाम के पहले सर नेम की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर यूज़ करते हैं तो फिर आप इसके खिलाफ आ जाएंगे, वो अवार्ड आपसे छीन लिया जाएगा। सपोज कीजिए कि अगर हमको भारत रत्न मिल जाता है, एक बात कहते हैं, तो हम कभी ये नहीं कह सकते, हम ये भले बोल सकते हैं हम खान सर हैं, हमको भारत रत्न मिला है, लेकिन ये नहीं लिख सकते हैं कि भारत रत्न खान सर, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर वो उपाधि आप सर नेम के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ध्यान से समझिए, इसमें एजुकेशन और रैंकिंग को रख सकते हैं। जैसे कोई प्रोफेसर है तो नाम के आगे लिख सकता है प्रोफेसर खुराना, कुछ भी लिख सकता है, अक्सर प्रोफेसर लोग लिखते हैं, लोग एजुकेशन का लिख सकते हैं। कोई डॉक्टर है तो लिखता है, शान से लिखता है कि डॉक्टर फलाना कुमार, देखते हैं ना, तो आप कह दीजिएगा सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिए, खान सर पढ़ाए थे कि 18 में आगे सर नेम नहीं लगा सकते, तब नहीं, एजुकेशन की चीज़ को लगा सकते हैं। आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कल को कुछ भी बनिएगा आप लगा सकते हैं वहाँ पर। रैंकिंग भी लगा सकते हैं। रैंकिंग कैसे, कि अगर आप सेना में हैं, पुलिस में हैं, तो आपको रैंकिंग मिलेगा। रैंकिंग ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, देखिए तिरंगा मूवी में बड़ा बड़ा, तो वो सब आप लगा सकते हैं। इंस्पेक्टर, दरोगा, ये सब आप लगा सकते हैं। तो एजुकेशन, रैंक, ये सब लगा सकते हैं। राष्ट्रीय अवार्ड पुरस्कार को ले सकते हैं, लेकिन इसे सरनेम के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं, और इस सारी चीज़ों को तो नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक चीज़ गौर करिएगा इसमें, तो आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे, तो अनुच्छेद 12 से जो 18 तक है वो एक ही चीज़ की बात कर रहा है। आप गौर किए कि नहीं किए, हम इसीलिए थोड़ा सा सकते हैं किस चीज़ की बात कर रहा है ये। अगर आप देखेंगे तो 12 से 18, ये तो 12 अलग चीज़ है। देखिए 12 एक अलग चीज़ है, 12 परिभाषा है। 12 में क्या है, परिभाषा दिया गया। 13 में सरकार को धीरा दिया गया कि देख बबुआ, कोनो कानून लिए हो, ऐसा मत लेना कि छेड़छाड़ हो जाती है, ये तो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप 14, 15, 16, 17 और 18 की बात करेंगे, तो अगर आप इसमें एक चीज़ देखेंगे ना, तो ये कह रहा है क्या चीज़, कानून के आगे आप सब बराबर हैं, कानून के नज़र में आप क्या हैं, समान हैं, कानून के नज़र में समान है। ये 15 क्या कह रहा है, जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर भी आप क्या हैं, समान है, भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप चाहे हिंदू धर्म के हो, जैन धर्म के हो, मुस्लिम धर्म के हो, आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा।
16 में क्या कह रहा है, नियोजन, यानी अगर कोई नौकरी होगी नियोजन तो उसमें भी आपकी समानता है लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। 17 में कह रहा है अस्पृश्यता, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत नहीं कर सकते हैं, यानी ऊंचे जाति वाला व्यक्ति और नीचे जाति वाला व्यक्ति सब क्या है, सब समान है। 18 में कह रहा है कि आप कोई भी उपाधि नहीं रख सकते हैं, उपाधि नहीं रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि भाई आप सबको लोग क्या है, समान है। एजुकेशन की उपाधि क्यों रख सकते हैं, क्योंकि प्रोफेसर कहने का मतलब आप उस व्यक्ति को नहीं ऊंचा कर रहे हैं, उसने जो ज्ञान अर्जित किया उस ज्ञान को दर्शा रहे हैं, न कि उस व्यक्ति को दर्शा रहे हैं। तो यहाँ कह रहा है कि आप सब लोग समान हैं। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो अनुच्छेद 14 से 18 का जो सेक्शन है ये केवल और केवल समाज में समानता लाने की बात करता है, केवल और केवल समानता लाने की बात करता है। इसीलिए हमारे संविधान में जो 6 प्रकार का मूल अधिकार है उसमें जो पहला मूल अधिकार है वो है समानता का अधिकार। ये समानता का अधिकार 14 से लेकर कहाँ तक है, 18 तक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आगे देखते हैं हम। इसके बाद समानता के अधिकार के बाद आएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार। वो काफ़ी लंबा क्लास हो जाएगा, फर्स्ट क्लास में इतना ही आप याद करेंगे। अगर मेरे साथ बोलते चलेंगे, हमारे बोलने से पहले आप बोल देंगे। अनुच्छेद 12 में क्या है, परिभाषा। 13 में अल्पीकरण, यानी उल्टा सीधा नहीं कर सकते। 14 कानून के आगे समानता। 15 जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान भेदभाव नहीं होगा। 16 नौकरी। 16 में क्या है, नौकरी है, नौकरी के आधार पर समानता होगी लेकिन इसमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। 17 क्या चीज़ है भाई, अस्पृश्यता। 18 उपाधियों का अंत। तो 12 से 18 तक आप इसको समझ गए। ये चीज़ एक्चुअली क्या था कि अभी एप्लीकेशन में थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया है, हैवी ट्रैफिक होने की वजह से वहाँ पर हम लाइव नहीं जा पाए, इसलिए आपका क्लास ना रुके, यूट्यूब पर हम आके बता दिया आपको। और एक आप सब लोग से कहते हैं भाई साहब आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, कभी कोई टेक्निकल इशू आ जाता है ना कोई चीज़ में, जब कोई चीज़ स्टार्ट होती है तो आप धाड़धड़ कॉल मत किया करने लगे, स्टाफ परेशान है कॉल उठाते उठाते। अब हमारा जो सर्वर था वो एक्चुअली 2 लाख की ही कैपेसिटी को पढ़ा सकता था, उससे ज़्यादा लड़कों को एक बार में नहीं दे सकते थे हम वहाँ पर। अब अचानक स्टैंड कर गया वहाँ पर, पूरे इंडिया में एजुकेशन में आपका जो खान सर ऑफिशियल ऐप है ये ट्रेंडिंग 1 पे चला गया। अब इसमें सर्वर का थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगा है, तो कई लोगों ने इसको लेके बड़ा ज़्यादा फ़ोन करने लगे, भाई स्टाफ परेशान है। आपका जब भी कुछ आएगा तो आपको यूट्यूब पर हम क्लास प्रोवाइड कर देंगे, क्लास नहीं रुकेगा। हाँ फिर उसको जैसे करेंगे तो रीशेड्यूल वो आपका मंडे से क्लास चलने लगेगा। एप्लीकेशन में दूसरी समस्या क्या है कि लड़कों को बैच परचेज करना है तो ये बैनर पे क्लिक कर रहा है। अरे भैया दिमाग लगाओ, ये बैनर है, मान लीजिए कहीं शाहरुख खान का बैनर लगा है तो उसे बताइएगा शाहरुख खान का हाल है, अरे भाई वो तो उसका फोटो है, तो ये बैच थोड़ी है, ये बैच का क्या है, फोटो है। आप बैच को देखिए, जिंदा कहाँ है, जिंदा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, लाइव। यहाँ लिखा हुआ है लाइव बैच, जिंदा बैच, ये तो मरल बैच है। तो आप पे क्लिक करेंगे ऐसे तो कहेगा नेविगेशन नॉट फाउंड। तो इसको ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी बैच लेना है तो जिंदा बैच पे जाइए, जिंदा। और हम अगले क्लास में जिंदा आएंगे एकदम, मतलब जिंदा मतलब समझते हैं लाइव, हिंदी में ना लाइव को हिंदी में जिंदा बोला जाता है। तो ये लाइव वाले में कोई भी बैच परचेज करना है तो लाइव में जाएंगे। जो 60% इंक्वायरी आ रहा है कि सर ये काम नहीं कर रहा, भाई फोटो है, फोटोग्राफ पे क्लिक करेंगे नहीं होगा, जिंदा पे क्लिक कीजिए। बाकी ये PDF वगैरह क्लोज किया गया है, क्लोज इसलिए किया गया था कि बहुत से लड़कों का डिमांड था सर क्लास करना, उतनी कैपेसिटी नहीं है, अब वो लोग होल्ड पर है, तो उन लोग को भी जल्दी से हम लोग एक शेड्यूल कर देते हैं। उसके बाद से हम लोग आराम से मंडे से हम लोग रेगुलर वे में क्लास चालू कर देंगे। और अगर किसी का पेमेंट फंस जाता है तो भाई साहब आपको बताते हैं, पेमेंट डायरेक्ट अकाउंट में किसी के नहीं आता है, वो बीच में एक पेमेंट गेटवे है। अगर आपका क्लास नहीं रहेगा तो 24 घंटे बाद वो रिफंड कर देगा, इसलिए ज़्यादा घबराइए नहीं। कोई प्रॉब्लम है तो धड़ाक से कॉल मत करो भाई। आपका यहाँ पर हैमबर्गर होगा, हैमबर्गर मतलब ये 3 ठो डॉट होगा, इस पर क्लिक करेंगे ना तो इस टाइप का एक खुलेगा, इसमें होगा आस्क डाउट। यहाँ पे जाके आप अपनी प्रॉब्लम को लिख देंगे तो कोई लड़के को अगर हम लोग इंक्वायरी दिए रहेंगे उसका सेम प्रॉब्लम होगा ना तो वो बता देगा आपको, नहीं भाई ऐसे नहीं होगा। जिस तरह से यूट्यूब पर कमेंट होता है ना वो यही है कमेंट। और जब लाइव पढ़ाएंगे यानी जब जिंदा पढ़ाएंगे तो आप कमेंट नहीं सीधे चैट कर सकते हैं, यहाँ से हम भी चैट कर देंगे आपसे, आप भी सीधे चैट कर सकते हैं लाइव चैट में। तो समझ में आ गया आप लोग को, ये मूल अधिकार का पार्ट 1 हो गया। अब आगे हम आपको इसका पार्ट 2 पढ़ाएंगे जिसमें अनुच्छेद 19 पढ़ाएंगे, फिर ये पढ़ाएंगे कि 3 तलाक कैसे खत्म हो गया, हलाला क्या चीज़ था, इसको खत्म किया गया तो क्या ये धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। ये सारी चीज़ों को आगे नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।